हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ LNMU यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंटल का 2021 का पूछा गया प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आज करेंगे। इसके साथ आंसर भी बताऊँगा आपको कि जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटली आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आंसर पहले से पता हो और टिक करके आप आएँ और आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है वो सही हो और आपका मार्क्स बढ़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है LNMU के द्वारा, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का है और इन्वायरमेंटल का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के मतलब अर्थशास्त्र के जो है पिता कौन है या जन्मदाता कौन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ बिजनेस पॉजिटिव साइंस। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। यह किसने कहा था, किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है यानी कि पॉजिटिव साइंस है। तो इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स, लियोन रॉबिन्स। इनके अनुसार जो था इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, हु रिगार्ड्स इकोनॉमिक्स अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स जो है एक नॉर्मेटिव साइंस है, यह किसने कहा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने ही कहा था कि इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम ऑफ इक्वल टू नेशनल इनकम। किस अर्थव्यवस्था में घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय के समान होती है। तो ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, कमर्शियल इकोनॉमिक्स इज अ डिस्क्राइब एज। व्यवसायिक अर्थशास्त्र को हम कैसे मतलब व्याख्या कर सकते हैं। तो व्यवसाय को हम आप बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कह सकते हैं या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन मतलब 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डन बाय। उत्पादन के अन्य कारकों में संयोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसको करने में किसका कार्य होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एग्जिट होता है। तो इसमें ऑप्शन जो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज रिलेवेंट ओनली इन शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड, ऑटले मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्राइटेरिया फॉर गुड डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड। तो इसका आंसर जो है मतलब पूर्व अनुमान, अच्छी पूर्ण अनुमान के में कौन सा क्राइटेरिया जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन प्राइस इट इज़ कॉल्ड। जब मांग का जो डिमांड होता है मतलब मांग जो होता है, जैसे देखिए जब मांग जो होता है जितना चेंज होता है उतना ही मतलब इक्वल जो है उतना प्राइस में ही चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। टी एंड कॉफ़ी आर, चाय और कॉफ़ी क्या है। आपके घर पे जो कोई आता होगा तो आप पूछते होंगे जो चाय लीजिएगा या कॉफ़ी लीजिएगा। तो ये दोनों क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड है, मतलब या तो ये या तो ये, या तो चाय या तो कॉफ़ी। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? साथ साथ, जैसे आप कार और पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल नहीं चल सकता है, मतलब पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता है। ऐसे ही हुआ इंक, पेन, तो ये हुआ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। और या तो ये और या तो ये नहीं तो ये, तो इसका मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स। द मार्केट विथ अ सिंगल प्रोडक्ट, ऐसा मार्केट जिसमें एक ही प्रोडक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मोनोपोली जो होता है वो ऐसा मार्केट जिसमें एक ही बेचने वाला होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोली। सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इंक्लूड, सर्वे मेथड में जो है वो कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग का जो मेथड होता है वो इंक्लूड होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपिनियन सर्वे, एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, ऑल ऑफ द एबव। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें सिंगल सेलर या प्रोड्यूसर होता है, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसका कोई कंपटीशन में नहीं होता है। जैसे चाय कॉफ़ी बताया था ना, या तो ये या तो ये, तो इसका इसमें कोई नहीं, एक ही सिंगल सेलर होता है, तो उसके पास ही सारा सामान बेचने का होता है। इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज मोर टू, तो डिमिनिशिंग मतलब कम रिटर्न किस में मिलता है? एग्रीकल्चर में। आजकल जो एग्रीकल्चर उसमें घाटा लगता है बहुत, तो ये होता है, इसका एग्रीकल्चर होगा 16 का ए। इन बिजनेस साइकिल कंसेप्ट द पीरियड ऑफ लॉन्ग वेव इज, लॉन्ग वेव इज 50 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विद द राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी, कॉफ़ी और टी दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड है, तो ये हुआ टी और ये हुआ कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी का जो प्राइस है वो बढ़ गया। देखिए आप अगर कॉफ़ी का दाम, अगर आप चाहे सोचिए कि आप कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, तो आप इसके जगह पे आप चाय ज़्यादा पीना शुरू करेंगे, तो चाय के लिए आपका डिमांड क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा टी के लिए जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। राइज मतलब बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड के इलास्टिसिटी जो नापते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? मतलब कौन सा फैक्टर जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है? तो नेचर ऑफ गुड, सामान का कैसा नेचर है, प्रकृति है, उस पर भी निर्भर करता है। प्राइस लेवल, उसका प्राइस क्या है। इनकम लेवल, यानी कि कंज्यूमर जो खरीदने वाला है उसका इनकम क्या है, तो इस पर भी इफेक्ट करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 21, फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जिसके दाम बढ़ने पर मतलब लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। लग्जरी गुड जैसे आईफोन हो गया, महंगी महंगी कार हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? शो ऑफ करने के लिए इसे ये ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आप वो अपना स्टेटस दिखा सके। तो जब इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो उसका ये प्राइस मतलब डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है? फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज हाईली इलास्टिक। 21 का ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन होगा इलास्टिक। 21 का ऑप्शन नंबर बी। द मोनोपोली कैन बी कंट्रोल बाय, मोनोपोली यानी कि एक मोनोपोली का आप मतलब समझ गए आप कि एक सेलर होगा, यहाँ पे विक्रेता जो होगा बेचने वाला वो एक ही होगा। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो सोशल बॉयकॉट करके, एंटी मोनोपोली, पब्लिक ओनरशिप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द फैक्टर यूज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में कौन सा फैक्टर यूज होता है उत्पाद करने के लिए? तो लैंड एंड लेबर लगता है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगता है, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हु इज एज्यूम एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर किसको एज्यूम किया जाता है यानी माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एडम स्मिथ, वो सही है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी यही था सेम। कैपिटलिज्म रिफर्स टू,
कैपिटलिज्म जो है या पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटलिज्म मतलब होता है जैसे सरकार उसमें उसमें कोई काम नहीं करती है। जैसे आप अपना दुकान खोलते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, तो ये सरकार के मतलब ओनरशिप नहीं होता है, ये प्राइवेट के ओनरशिप में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। और एक सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट वो जो होता है वो सरकार के द्वारा कराया जाता है, मतलब उसमें जो भी कार्य होते हैं वो सरकार द्वारा कराए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। और कैपिटलिज्म हुआ जो प्राइवेट ओनरशिप होता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी होता है जिसमें थोड़ा सरकार भी रहता है और थोड़ा प्राइवेट ओनरशिप भी रहता है। तो जैसे इंडिया में है, कुछ चीज़ें सरकार के पास में है और कुछ चीज़ें प्राइवेट ओनर्स के पास। आइए क्वेश्चन नंबर 26, यूटिलिटी इज़ मेजर्ड बाय। यूटिलिटी जो है मतलब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, संतुष्टि, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। आपको कितना संतुष्टि मिलता है, ये होता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किस चीज़ से मेजर किया जाता है? यूटिलिटी इज़ मेजर्ड बाय वैल्यू ऑफ वर्थ, मतलब सामान की जो वैल्यू है वो सही है या नहीं, मूल्य जितना पैसा आपने लगाया वो आपको वसूल करने लायक भी है या नहीं, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ वर्थ। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? तो ये दिया था मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने। द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किन्स। द ड्यूटीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इंक्लूड बोथ ए एंड बी, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट, दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिपेक्ट। लाइन जो है वो, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। मैंने बहुत ढूंढा इस क्वेश्चन का आंसर लेकिन मुझे मिला नहीं, इसीलिए आप लोग अपना देख लीजिएगा। विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। मार्केट जो होता है वो कैसा होता है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो एक जगह होता है उसका, मार्केट का एक जगह होता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, वहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों होता है। सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब सामान का जो है एक दाम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज। परफेक्ट कंपटीशन मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो डिमांड मतलब किसी भी चीज़ का जो डिमांड होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, परफेक्टली इलास्टिक। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म ऑब्टेन इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपनी मतलब जहाँ पे बहुत सारे सेलर हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग रन में जो है वो क्या ऑब्टेन करता है, दीर्घकाल में क्या प्राप्त करता है? वो फर्म जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर मोनोपोली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मोनोपोली के अंदर वहाँ पे एक ही सेलर होता है, वहाँ पे दूसरा कोई सेलर होता ही नहीं है, तो उसका इलास्टिसिटी कैसा होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी वहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं। इलास्टिसिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ के मतलब दाम या किसी भी चीज़ के चेंज होने से, दाम चेंज होने से उसके डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको ही बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बारे में जानना कि इस दो चीज़ है और अगर इन दोनों में से किसी में प्राइस का चेंज करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पे, तो वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन मोनोपोली के अंदर जो होता है वो एक ही सेलर होता है और प्रोडक्ट भी एक ही होता है, मतलब उसके जैसा कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है अंडर पोली मार्केट के अंदर, मोनोपोली मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जब एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी होगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0। विच फैक्टर्स डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। तो ये किस चीज़ के फैक्टर पर डिपेंड करता है? इसका आंसर जो होगा डिमांड फॉर अ कमोडिटी, सप्लाई फॉर अ कमोडिटी,
बोथ ए एंड बी। तो इसका अभी मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई जो होता है इक्वल होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आई होप कि आपको सारी ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा लाइन बाय लाइन और अच्छे से समझा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको इस एग्ज़ाम में, ताकि आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ फाउंड। जैसे मैंने अभी बताया कि मोनोपोली जो होता है उसमें एक सिंगल सेलर होता है, तो वहाँ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ फाउंड। अच्छा, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो किस मार्केट में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कंसेप्ट था वो किन्होंने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है चैम्बरलिन, उन्होंने ही दिया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज डिटरमाइंड बाय द। वेज जो है किस चीज़ से डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि किराया, वेज मतलब मजदूरी, वो किस चीज़ से मापा जाता है, कैसे दिया जाता है, तो डिमांड ऑफ द लेबर एंड सप्लाई ऑफ द लेबर, या डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। द शेप ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर अ लेबर इन लॉन्ग रन इज। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन इलास्टिक। आप इन सबको याद भी कर सकते हैं। वैसे ये याद करने वाला ने आप थोड़ा पहले से पढ़ाई करना चालू करते हो तो आपको सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एमॉन्ग फॉलोइंग विच इकोनॉमिस्ट हैज प्रपोंडेड द वेज फंड। वेज फंड का जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था, तो ऑप्शन 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने, इन्होंने ही वेज फंड का कंसेप्ट दिया था। द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज प्रपोंडेड बाय। क्वासी रेंट का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ही दिया था क्वासी रेंट का। इन रिकार्डो ओपिनियन, रिकार्डो ओपिनियन मतलब रिकार्डो के विचार में, इन रिकार्डो ओपिनियन कौन सा जो है वो उनका सही था, उसका कहने का, इनमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कौन सा उन्होंने बातें बोली थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंट इज कॉज एंड प्राइस इज इट्स रिजल्ट। लगान कारण है और उस कीमत उसका एक परिणाम है। हु सेड इंटरेस्ट रेट इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन। हु सेड इंटरेस्ट रेट इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन, शायद इसका जो है क्वेश्चन वो गलत है या फिर इनमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ढूंढा। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट, यहाँ पे इन्फ्लेशन दिखा रहा है क्वेश्चन, और इसका आंसर इन्फ्लेशन होगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मिल्टर फ्रेडमैन। यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन लिखाएगा तो इन्फ्लेशन रेट इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रेडमैन। और शायद यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ मिल्टन फ्रेडमैन का, तो शायद ये क्वेश्चन ही गलत था। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ। 44 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45, रिस्क थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट वर ओरिजिनेटेड बाय। ऑप्शन नंबर बी, हटरे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज रिवार्डेड फॉर। प्रोफेसर नाइट के द्वारा अनुसार प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ का पुरस्कार है, तो ये होता है अननोन रिस्क के, मतलब अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है ये, जो रिस्क अपने मतलब हमको पता नहीं होता है और वो हो जाता है। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड। फिक्स्ड कैपिटल का जो कंजम्पशन है उसको हम क्या कहते हैं, ये होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास। ऑप्शन नंबर बी। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड इज कॉल्ड। इसको बोला जाता है ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर। इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये सब है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज वाइड स्प्रेड एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब बिजनेस व्यवसायिक वातावरण जो है एक फैला हुआ या विस्तृत फैला हुआ और जटिल होता है। अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड। देखिए इसका आंसर जो है वो 8 होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया। वैश्वीकरण का जो है भारत में कब शुरुआत हुई। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1991 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी विच पॉलिसी वाज एडॉप्टेड। मतलब देश के इकोनॉमी को तेज़ी से ग्रो करने के लिए कौन सा मतलब पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। तो ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन जो दिया हुआ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए लिबरलाइजेशन मतलब होता है जो सरकार के पास जो होता है, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस पर कुछ नियम कानून होते हैं, तो सरकार उस नियम कानून को जो है लिबरलाइजेशन के अंदर हटा दिया गया था। जब मतलब इकोनॉमिक 1991 जो था ना, अभी मैंने जब अभी पढ़ाया था ये ग्लोबलाइजेशन वाला, ये कब स्टार्ट होता है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो जब देश का जो अर्थव्यवस्था था वो पूरा मतलब गिर चुका था, तो मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक नई आर्थिक नीति बनाई जिसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो सरकार जो है अपने रोकों को मतलब जो कुछ नियम कानून थे उसको कम कर दिया, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार शुरू करें और देश के इकोनॉमी को ग्रो करें। फिर होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि हम कि इस देश में दूसरे देश के व्यक्तियों को बिजनेस करने दे सकते हैं और हम भी बाहर जा सकते हैं, जिससे व्यापार जो है विश्व स्तर पर हो सके। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो सब मतलब एक दूसरे के देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, तो वही हुआ ग्लोबलाइजेशन। अब होता है प्राइवेटाइजेशन। देखिए 1991 के पहले बहुत सारे मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे या ऐसे काम थे जो सरकार ही सिर्फ करती थी। जैसे अभी रेलवे है, तो अभी रेलवे सिर्फ सरकार का है। पहले बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो सरकार के पास ही थी, लेकिन अब जो है वो प्राइवेट ओनरशिप में आ चुका है, यानी कि पब्लिक जो है वो बड़े बिजनेसमैन उसको दे दिया गया है। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी सिम कार्ड का जो है नेटवर्क वाला, पहले सरकार का MTNL चलता था, लेकिन अब जियो आइडिया, एयरटेल सबके पास आ चुका है, तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। तो रैपिड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी विच पॉलिसी वाज एडॉप्टेड, किस पॉलिसी को अपनाया गया था। तो इसमें से नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा तो ये तीनों, अगर ऑल ऑफ दीज दिया रहता तो, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। और इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो होगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो अगर इसमें और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज दिया होगा तो आप उसमें टिक मारिएगा, अगर नहीं दिया होगा तो इसमें नन ऑफ दीज मारिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए डिमांड कर्व जो है वाई एक्सिस, ये हुआ वाई और ये हुआ एक्स, ये हुआ प्राइस, ये हुआ डिमांड, तो ये ऐसे है। तो देखिए प्राइस कितना भी बढ़े घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड इतना का इतना ही है। इसका इलास्टिसिटी कितना होगा, 0। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि या तो ये या तो वो, मतलब किसी दोनों में से एक। जैसे आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं, दोनों तो नहीं पीते हैं ज़्यादातर, यही हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि हम इसके साथ में नहीं ले सकते हैं, ये ले भी सकते हैं लेकिन ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है।
अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट इज निगेटिव। देखिए इन्फीरियर गुड ऐसे टाइप के गुड्स होते हैं, अगर बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए इसका जो जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप वो छोटे चीज़ों को जो है वो खरीदना कम कर देंगे, आप बड़ी चीज़ों को खरीदना ज़्यादा करेंगे, तो इसका जो इलास्टिसिटी जो मतलब इनकम इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। 57 इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड कर्व शोज। नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व जो है क्या शो करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निगेटिव स्लोप। When total product is 100 units and the unit of variable factor are 4, average product will be। देखिए टोटल प्रोडक्ट टीपी जो है वो 100 है और क्वांटिटी जो है वो 4 है, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल प्रोडक्ट है 100 डिवाइडेड बाय 4 क्वांटिटी, इसका आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 द वर्ड माइक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय। माइक्रो वर्ड जो है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था, इसका आंसर जो है रैगनर फ्रीस। देखिए एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो, MAC। तो आप याद रखिएगा, माइक्रो होता है छोटे लेवल पर और मैक्रो होता है पूरे बड़े लेवल पर, विश्व लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 60 टू वेन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ये बात किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो इन्होंने ये कहा था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 60 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैन ऑफ कमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, क्या सम्मिलित किया जाता है, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट या ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ अफेक्ट डिमांड। डिमांड को कौन सी अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, तो प्राइस, चेंजेज इन इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 63 एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के पॉजिटिव फैक्टर या एक्टिव फैक्टर जो है वो क्या है, तो इसका ऑप्शन जो है लेबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक होता है पैसिव फैक्टर, एक होता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर जो खुद की मेहनत से इकोनॉमी यानी कि पैसा जनरेट करता है, और पैसिव फैक्टर होता है एक बार लगा दिए और उससे पैसा आता रहता है, तो उसको बोलते हैं मतलब पैसिव फैक्टर। जैसे हुआ लैंड, इसका रेंट जो आता रहता है वो है पैसिव फैक्टर। 64 प्रोडक्शन इज द सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। द शॉर्ट पीरियड इज कंसेप्ट ऑफ, मतलब कम समय के लिए जो किसी भी कार्य को करा जाता है अल्पकालीन उत्पादन, उसका कंसेप्ट क्या कहता है, वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन का क्या होता है, द रिटर्न टू स्केल। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसके रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के। 66 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज डिक्रीजेज। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67। अब 68 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो व्हेन द प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीजेज रेंट। रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पर भूमि की कीमत क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 69 विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनमें से जो है कौन सा नेशनल मतलब राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेंट, वेजेज, सैलरी एंड इंटरेस्ट। 70 इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज निगेटिव देन। मतलब किसी देश में बाहर का जो इनकम होता है वो कम होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, रॉन्ग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट।
ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका घर का जो पैसा होता है उसका जो मतलब वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर का जो पैसा है उसका निगेटिव इफेक्ट आता है। ऑप्शन बी जो है 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन किसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 71 का बी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज डीलिंग ओनली मैक्रो एस्पेक्ट्स, ओनली ए नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द टेक्निक्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड, अनुकूल की तकनीकों में शामिल है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टेक्निक्स इंक्लूड, इसका 73 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 74 इन इकोनॉमिक्स डिजायर बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर इज नोन एज, तो इन इकोनॉमिक्स डिजायर बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर इज नोन एज डिमांड। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो क्रिया शक्ति द्वारा समर्पित इच्छा के रूप में क्या जाना जाता है, मांग। क्वेश्चन नंबर 75 हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल हायर विल बी द डिमांड, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड। देखिए अगर किसी चीज़ का जो है दाम मतलब प्राइस मतलब दाम बढ़ने से उसका डिमांड जो है वो भी बढ़ने लगता है, तो ये किस टाइप का गुड होता है, ये होता है बेवलेन इफेक्ट होता है इसमें। इसको हम ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व इज, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में ऐसा मतलब शेप बनता है, तो 76 का जो ऑप्शन होगा बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब कैसा, ये ऐसा बनेगा परफेक्ट इलास्टिसिटी में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर किस में, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका परफेक्ट कंपटीशन में भी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है। इसका ऑप्शन बी सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 78 13th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय एल केलकर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ द मार्केट फर्म, सेलिंग कॉस्ट जो किसका मार्केट फर्म का मतलब फीचर है, मतलब विशेषता है। तो 79 का जो ऑप्शन नंबर बी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 फॉर द कमोडिटीज लाइक साल्ट शुगर इट इज इनकम इलास्टिसिटी विल बी, देखिए शुगर साल्ट मतलब चीनी और नमक का जो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर नमक जो है और चीनी जो है ये सब ये ज़रूरती चीज़ें हैं, और ना तो इसके इनकम यदि आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप ये तो नहीं होगा कि आप नमक ज़्यादा खाना चालू कर देंगे, वो तो आपको वैसा ही खाना पड़ेगा। अब ये तो नहीं होता है आपका इनकम जो बढ़ जाएगा तो आप शुगर या साल्ट ज़्यादा खा लेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसका जो इनकम इलास्टिसिटी होता है वो 0 होता है ज़रूरत चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 81 टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम द ऑल सोर्स इज नोन एज, गृहस्थों के सभी साधनों से प्राप्त कुल आय जाना जाता है व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इनमें से कौन सा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट में आता है। मैक्रो मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, तो देखिए बिजनेस साइकिल एक बड़े लेवल पे ही होता है, तब ना पता चलता है इकोनॉमी का जो बूम है कि अप है कि डाउन है। नेशनल इनकम देश का इनकम के बारे में बात कर रहा है तो ये हुआ मैक्रो। गवर्नमेंट पॉलिसी ये बड़े लेवल पर बात हुआ तो ये हुआ मैक्रो। अगर छोटे लेवल पर बात होगा तो माइक्रो MIC वाला, अगर ये बड़े वाला है तो इसमें MAC है। इन अ परफेक्ट मार्केट बोथ बायर एंड सेलर्स आर, परफेक्ट मार्केट में बोथ बायर मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, वो खुद प्राइस नहीं बनाता है, उसको मार्केट को द्वारा ही बनाया जाता है। क्योंकि अगर मार्केट में आप अपने परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप अपने दुकान में अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान है तो लोग दूसरे पे चले जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये होता है प्राइस टेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब मूल्य का भेदभाव जो है वो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसका ऑप्शन जो है डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, A एंड B एवं मतलब A और B दोनों सही हैं।
इफ़ द कमोडिटीज़ आर कम्प्लीमेंट्री क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी। देखिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इलास्टिसिटी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो नेगेटिव होता है, और सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निगेटिव। इन द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर ए फ्यू फर्म, कुछ फर्म होते हैं 8 या 10। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज मोर टू। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर। टारगेट प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। टारगेट प्राइसिंग जो है इसको हम और क्या कहते हैं, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। द मोनोपोली कैन बी कंट्रोल्ड बाय सोशल बॉयकॉट, एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन, पब्लिक ओनरशिप। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव या दीज। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गिवन एक्टिविटी इज। जैसे देखिए आप किसी काम को अभी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं ये करता तो मैं इतना पैसा कमा लेता, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो गिवन एक्टिविटी, इसमें से कौन सा जो है मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी। इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्लेम डैट अदर थिंग्स इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड राइजेज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स रेज नोन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ, नहीं रुकें, द क्लेम डैट अदर थिंग्स इक्वल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड राइजेज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज। मतलब अगर इसका जो प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो इसका सप्लाई जो है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये किस चीज़ का मतलब कंसेप्ट है, तो इसका है लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि सप्लाई में जो है मतलब दुकानदार जो होता है वो कम दाम पे कोई भी बेचना नहीं चाहता है। सब अपने दुकानदार जो होता है, बिजनेसमैन होता है, ज़्यादा दाम पे बेचना चाहता है। तो जब भी प्राइस बढ़ेगा सामान का तो वो सप्लाई जो है मतलब जल्दी जल्दी निकालना चालू करेंगे माल को। तो इसका ये किसका हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी को जो है कौन सा फैक्टर जो है वो प्रभावित करता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ फर्म अंडर मोनोपोली इज। तो मोनोपोली के मतलब ओलिगोपोली के अंदर जो है कैसे कितने नंबर के फर्म होते हैं, तो यहाँ पे फ्यू फर्म होते हैं, 2 to 8, 8 to 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट था वो किन्होंने दिया था, तो 94 का जो ऑप्शन नंबर ए है, अल्फ्रेड मार्शल, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एबव फंक्शन द लेटर टी स्टैंड फॉर। लेटर टी का जो मतलब इनमें से उपयुक्त कार्य में से टी का अर्थ क्या होता है, तो टी का अर्थ होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। प्रोडक्शन में बी डिफाइन एज एन एक्ट ऑफ। प्रोडक्शन जो है वो कैसा एक्ट है, तो ये अर्निंग प्रॉफिट है, क्योंकि जब हम पैसे ही नहीं जनरेट करेंगे तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म। मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो है कौन सा फीचर नहीं है, तो 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन प्राइस का नहीं होता है, और यहाँ पे दिया हुआ प्राइस कंपटीशन मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन जो है, हमको क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये कौन सा फीचर इसका नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, द फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी। द फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटेन बाय। तो ये आपने शुरू में ही पढ़ा होगा मतलब बुक में। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। ये नाम सब वाला आप याद करके जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। द ऑथर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसका ऑप्शन जो है वो सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स ने इस बुक को लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया 100। मॉडर्न डेफिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मॉडर्न डेफिनेशन को हम और क्या कह सकते हैं, तो मॉडर्न डेफिनेशन को हम कह सकते हैं ग्रोथ डेफिनेशन। इसका ऑप्शन 100 का जो है एक को करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप
बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो थैंक यू। यहीं तक का था वीडियो। थैंक यू।